हेलो। तो आज हम लोग अपने क्लास 9 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट फ्यू फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि किसी भी बॉडी का अगर उसका कलर है और वो हार्ड है या वो रिजिड है, मूव नहीं करता है, फ्लूइडिटी है, उसमें फ्लो है उस बॉडी में, उस पार्टिकल में, जैसे गैसेस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, है ना, कोई लिक्विड है पार्टिकल, कोई लिक्विड है वो भी फ्लूइड है। डेंसिटी है मतलब उसकी घनत्व कितना है, मतलब कितना जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं, वो उसकी डेंसिटी को बताता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है उसकी या बॉइलिंग पॉइंट है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ अ फिजिकल चेंज अकर्स विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन। जैसे आप ये समझिए, जैसे एक यहाँ पे हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर। तो वाटर का जो कंपोजिशन चेंज होगा वो वाटर से किस में बन जाएगा, वो आइस में बना। ठीक है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स, यहाँ पे तो ये फ्लूइड था, यहाँ पे तो ये वाटर जो है वो बह सकता है, लेकिन अब यहाँ पे ये रिजिड हो गया, आइस है ना, इसको ये उतनी उस ये फ्लो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे ये हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे इसका जो कॉम्पोजिशन है, जैसे वाटर का यहाँ पे भी फार्मूला क्या था, H2O, ठीक है। तो ये इसका केमिकल फार्मूला, और यहाँ आइस का भी इसका केमिकल फार्मूला H2O ही है। मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी ये, ठीक है। तो द इंटर कन्वर्जन, अब जैसे इंटर कन्वर्जन है मतलब आइस से वाटर भी चला जाए और वाटर से आइस में भी हो सकता है वो, है ना। तो द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर all look different and display different physical properties, they are chemically the same। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है, आप देखें, जैसे आइस है, वाटर वेपर है ना। तो ये देखो, ऑल लुक्स डिफरेंट, मतलब सब कुछ अलग दिखाई देते हैं। जैसे वाटर इज़ अ लिक्विड, आइस इज़ अ सॉलिड और वाटर वेपर इज़ अ गैस, लेकिन दे सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ येट दे आर केमिकली द सेम, है ना, क्योंकि इन सब का जो केमिकल नेचर है वो H2O ही है। ठीक है, केमिकल जो फॉर्मूला है वो इन सब का यही है। तो क्योंकि वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे आइस सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड है और ये वाटर वेपर गैस है, लेकिन सब केमिकली सेम है। ठीक है, तो ये बात हो गई। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। जैसे कि हमारा वाटर है और जो खाना बनाने के लिए जो ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, दे आर लिक्विड, ये दोनों लोग फ्लो कर सकते हैं, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। ऑयल कुछ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मिलके बना होता है, वाटर का कॉम्पोजिशन आपने देखा है H2O होता है। ऑयल कुछ भी हो सकता है ना, हम लोगों का मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, पाम ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो उन सब में फ्लूइडिटी तो होती है, लेकिन केमिकली दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। दे डिफर इन ओडर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। ओडर मतलब उनके स्मेल में डिफरेंस आएगा और उनके जलने के रेट में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, कि वो कैसे हीट पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उस बात पे भी डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हमको ये पता है कि एयर के प्रेजेंस में ऑयल जो है वो जलता है और वाटर जो है फायर को क्या करता है, जलने नहीं देता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
मतलब वो जो वाटर है वो क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश करता है. दिस इज़ अ डिफरेंट दिस इज़ अ दिस इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. तो यही वो केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि वाटर से उसको अलग करती है. जैसे ऑयल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, दे आर ऑल इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स, है ना, दे आर ऑयल्स. और वाटर क्या है, वो भी एक लिक्विड है, बट दैट डज नॉट अलाउ द फायर टू बर्न, है ना, मतलब फायर को वो प्रमोट नहीं करता है ना, वो उसको स्टॉप करता है, एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है वो. बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में किसी में पूछा जा सकता है. तो बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज होता है. लेकिन मेल्टिंग और फ्रीजिंग ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो फिजिकल चेंजेस हैं. लेकिन कोई चीज़ जल रही है तो इट इज़ अ केमिकल चेंज. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन. ठीक है. तो इस प्रोसेस में दो सब्सटेंसेस हैं या कोई सब्सटेंस है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं. केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस. अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. तो जैसे केमिकल चेंज क्या हो गया कि जैसे हमारे एलॉयज होते हैं. ठीक है. एलॉयज, एलॉयज मतलब जैसे किसी दो में, जैसे ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. हमारा एमलगम होता है, एमलगम जिसमें मरकरी का जिसमें प्रेजेंस होता है उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं. ठीक है. जैसे सोल्डर होता है जो हम लोगों ने देखा होगा वेल्डिंग की शॉप में, तो वो जो सोल्डर करते हैं जिसमें चिंगारी वगैरह निकलती दिखाई देती है, तो सोल्डर करते हैं ऑक्सीजन और टिन के प्रेजेंस में. वैसे हमारे टिन और लेड का प्रेजेंस होता है वहाँ पे, सोल्डर करते हैं, या अमलगम होता है, ब्रोंज होता है ना. तो ये सारे क्या हैं, दीज आर अलॉयज. तो अलॉयज में क्या होता है, जैसे एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है, इन दोनों को जब रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है सी, है ना. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये केमिकली इसका प्रॉपर्टी चेंज है ना, केमिकली डिफरेंट है. ये सी जो पार्टिकल है, सी जो एलिमेंट हम लोगों का बनेगा, इट इज़ केमिकली डिफरेंट. ठीक है. वेयर एज एक ए का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, बी का केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ठीक है. लेकिन जो सी हमारा बनेगा इन दोनों के रिएक्शन के बाद, जैसे अब इन दोनों का रिएक्शन होगा कैसे, जैसे मान लीजिए ए था, ये बी था, इन दोनों को हम लोगों ने हीट कर दिया और एक डिफरेंट दूसरा प्रोडक्ट सी बन गया. तो ए वॉज केमिकली डिफरेंट, बी वॉज केमिकली डिफरेंट एंड और जब इन दोनों के रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट सी बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो केमिकली डिफरेंट. ठीक है. तो ऐसे ही एलॉयज होते हैं, है ना. जैसे ब्रोंज हो गया, कॉपर की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, टिन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट ये दोनों मिलके ब्रोंज बनाते हैं, तो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी. ठीक. ये हो गया. तो अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसमें जो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, जो कि रिएक्ट होने के बाद एक प्रोडक्ट बनाएंगे. तो यहाँ पे सी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो ऐसा आप समझिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो बनता है ना. और यहाँ पे जैसे हीट है, इसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, कैटलिस्ट, जो कि किसी भी रिएक्शन के होने में मदद करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं. ठीक है. इट इज़ अ प्रोमोटर आप कह सकते हैं, है ना. जैसे जब किसी के बीच में झगड़ा हो तो कोई एक तीसरा आदमी आके उनको उकसाए, तो दैट वो आदमी क्या है, इट इज़ अ कैटलिस्ट. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे हीट क्या है, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है उसको क्या करेगा, प्रमोट करता है. ठीक है. तो एक तीसरा प्रोडक्ट सी बनता है. तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. अब देखिए, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. कैन यू डिस्टिंग्विश दिस. जब कोई कैंडल जलती है तो उसमें बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, दोनों चीज़ें होती हैं, है ना. ये बात ध्यान रखिएगा कि कैंडल जब जलता है तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, फिजिकल भी चेंजेस होती हैं और केमिकल भी चेंजेस होती हैं. क्यों? क्योंकि जब कैंडल, ये हमारा मान लीजिए कैंडल है,
तो जब कैंडल ये हमारा बर्न हो रहा है तो बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, हमने ऊपर देखा, और साथ ही साथ ये मेल्ट भी तो हो रहा है। ये जो वैक्स है हमारा, ये वैक्स हमारा मेल्ट हो रहा है, इसकी साइज़ में भी डिफरेंट हो रही है, साइज़ में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये इसकी फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन बर्निंग क्या है? इट इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसमें बर्निंग ऑफ कैंडल मतलब दोनों चीज़ें हैं, उसमें फिजिकल चेंजेस भी हो रही है और साथ साथ में केमिकल चेंजेस भी हमको देखने को मिलता है। फिर चलिए, अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखिए, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो शुगर है और वाटर है, अगर उसको हम लोग मिक्स करेंगे तो वो क्या है? इज़ अ फिजिकल चेंज, है ना। इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। जैसे चीनी और पानी को मिलाया जाएगा तो वो फिजिकल चेंज है, बिकॉज कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है, हम लोग फिर से इन दोनों को सेपरेटली बाय फिल्ट्रेशन मेथड और भी चीज़ें करके हम लोग उनको वापस रिट्रीव कर सकते हैं। What types of pure substances? What are the types of pure substances? अब उनके टाइप्स क्या होते हैं? On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as element or compound, है ना। तो उनके केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे किसी भी चीज़ को, सब्सटेंस को, हम लोग उसको एलिमेंट के नाम से कह सकते हैं या कंपाउंड के नाम से कह सकते हैं। तो अब होता क्या है कि एलिमेंट होता है वो किसी एक ही, जैसे मान लीजिए एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम सिर्फ अगर कंसीडर करें हाइड्रोजन को, ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही जिसमें प्रेजेंट हो तो हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग वाटर को कंसीडर करें H2O, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और आप देखिए ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इट इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये एलिमेंट और कंपाउंड का सिंपल सा एग्जांपल हो गया, एलिमेंट और कंपाउंड। अब जैसे हमने वहाँ पे जैसे अभी ये तो आपने वाटर का एग्जांपल समझा कि H2O में हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो एक क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। तो ऐसे कई सारे चीज़ें, ए मान लीजिए बी है या सी है, अगर ये अपने में तो अकेले में तो ये एक एलिमेंट हैं, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, लेकिन अभी अगर ये सब मिल जाएं, ए बी सी कुछ फॉर्म कर लें तो दैट विल बी अ कंपाउंड, है ना। तो उन्हीं को मिक्सचर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन इन लोगों की पढ़ते हैं कि रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। 1661 में सबसे पहली बार रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट का टर्म यूज़ किया। एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर, एंटोइन लेवोजियर was a French scientist, French chemist, was the first to establish experimentally useful definition of an element। तो जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने पहली बार एलिमेंट दिया, और एंटोइन लेवोसियर जो थे उन्होंने उसका डेफिनेशन दिया। तो उन्होंने डिफाइन क्या किया? एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो एलिमेंट वो सबसे छोटा पार्टिकल है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मतलब ये किसी भी एलिमेंट का वो पार्टिकल सबसे छोटा है कि इसको अब और फर्दर हम लोग छोटे पार्टों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा गया। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो उसको और भी सिंपल सब्सटेंसेस में कोई भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जैसे अब केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस क्या, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करा दें उस चीज़ को तोड़ने के लिए, जैसे वाटर है उसको हम लोग तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ कराया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक अ कंपाउंड। अब जैसे H2O है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया इसमें, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड था ये ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, तो अब फर्दर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दें जैसे ऑक्सीजन के एलिमेंट में, तो ये ऑक्सीजन और किसी छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं टूट सकता और कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो बेसिक एलिमेंट है लोगों, मतलब इन पार्टिकल्स का, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं।
ठीक है। तो फर्दर अब जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है ना, मेथड ऑफ ब्रेक करने के लिए, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं उसको। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी। तो ये सारे मेथड्स हैं, या कोई और केमिकल यूज़ किया जिनसे कि ये टूट जाएं, है ना। तो ये सारे मेथड्स हैं केमिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने के। लेकिन अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि उसको और फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम लोग तीन चीज़ों में और ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हैं, और मेटलॉइड्स। ठीक है, ये इन सब के बारे में हम लोग मतलब डिटेल्ड जो इनकी क्लासेस है वो क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर में मिलेगी आपको। पहले जो केमिस्ट्री क्लास 10 का 1 से लेके 4 तक जो चैप्टर है उसमें काफ़ी अच्छे से इन सब के बारे में बात करी गई है। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, है ना, और इन सब के रिएक्शंस के बारे में भी, कि ये डिफरेंट चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर होगा वहाँ पे, तो उसमें अच्छे से इन सब की डेफिनीशन है और रिएक्शंस के बारे में बातें करी गई हैं। अब देखिए मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग देखते हैं कि दे आर लस्चर। मेटल्स क्या करते हैं, दे शाइन। ठीक है, उनमें चमक होती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ठीक है, या तो वो ग्रे कलर के होते हैं या तो वो गोल्डन येलो कलर के होंगे। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल्स। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब जैसे एक कोई छोटा सा मेटल है, गोल्ड को ले लीजिए, 1 ग्राम का है, लेकिन अभी हम इसको खींच के कम से कम 2-3 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। गोल्ड की डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है ना, डक्टिलिटी। तो गोल्ड इज़ अ डक्टाइल मेटल। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक होती है डक्टिलिटी जो आपने इसमें देखी, एक होती है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी मतलब कि उनको ठोक ठोक के उसको हम लोग एक प्लेट की तरह बना सकते हैं। तो दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, बीटन इनटू शीट्स। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। तो एक होता है डक्टिलिटी, है ना, दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, है ना, और एक होता है मैलिएबिलिटी, दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। और हमने प्रॉपर्टी क्या देखी कि मेटल्स आर लस्चरस होते हैं, दे आर लस्चरस मतलब इनमें शाइनी प्रॉपर्टी होती है। अरे सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस मतलब क्या होता है कि अगर उन पे कोई स्टिक से मारा जाए तो दे विल प्रोड्यूस साउंड, है ना, दे विल प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सोनोरस हो गया, लस्चरस हो गया, मेलिएबल हैं ये सब, है ना, और डक्टाइल प्रॉपर्टी भी इन लोग शो करते हैं। तो दीज आर द डेफिनेशन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ metals. They are sonorous, they are malleable, they are ductile, they conduct heat and electricity, they are silvery grey और golden in color, they have luster मतलब शाइन करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना, ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनमें उनकी प्रॉपर्टी आप देखो, जैसे दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, है ना, इनमें कई सारे कलर हो सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो मेटल्स है दे आर सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर के ही होते हैं वो। ठीक है, तो मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग बात करते हैं। तो दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स। दे आर नॉन लस्चरस, उनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। दे आर सोनोरस मतलब दे प्रोड्यूस साउंड। दे आर नॉट मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, सॉरी, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, वेर एज जो मेटल्स हैं दे प्रोड्यूस साउंड।
ना ही ये सोनोरस है, ना ही ये मैलिएबल है, मतलब इनको हम लोग ना ही ठोक पीट के किन्हीं चीज़ों में बदल सकते हैं। जैसे कोयला है तो उसको आप ठोकेंगे पीटेंगे तो वो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो है ना ही उसको हम लोग कोयले को खींच कर सकते हैं वायर्स की तरह, और ना ही उसको हम लोग एक शीट की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम आप समझिए वुड ले लीजिए, तो वुड इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल, है ना, इसको ना ही हम लोग खींच के कुछ और शेप दे सकते हैं, और ना ही इसको हम बीट ठोक पीट के, है ना। लेकिन हाँ, अब वो है कि लकड़ी को हम लोग काट के कुछ अलग फर्नीचर बना लेते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। उसको हम लोग, है ना, उतने ही लकड़ी को खींच नहीं सकते, और ना ही उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग बस काट के डिफरेंट शेप दे देते हैं। एग्जाम्पल्स इनके क्या हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, है ना। कार्बन में जैसे कोल और कोक है ना, ये कार्बन की जो कुछ और फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कोल होता है और कोक होता है, कार्बन के फॉर्म्स हैं वो, तो वो लिखा गया है। ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. तो जैसे कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एक एक तरफ आप समझिए मेटल्स हैं और एक तरफ समझिए मेटलॉइड्स हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक बीच में लाई करे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, है ना। तो कुछ एलिमेंट हैं जो मेटल हैं, कुछ हैं जो सॉरी सॉरी जो ये मेटल्स हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, है ना। अब इन दोनों की एक बीच की प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड्स में कौन कौन से आते हैं, देखिए एग्जांपल, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो दीज आर ऑल मेटालॉइड्स। अब इन सब का यूज़ कहाँ होता है, दीज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे आर यूज इन सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। अब सेमी कंडक्टर डिवाइसेज जैसे कि चिप्स हो गए, माइक्रो चिप्स हैं, आईसी सर्किट्स है ना, और आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ना, और वो ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो उनमें हम लोग सेमी कंडक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, दीज आर मेटालॉइड्स। द नम अब देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। तो अभी जितने मेटल्स हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स, वो 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन 92 आर नेचुरली अकरिंग, 92 जो मेटल्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, वो नेचुरली प्रेजेंट हैं। बाकी सारे मैन मेड है, मतलब उनको रिएक्शन करके ऑप्टी पाया गया है, ठीक है, ऑप्टेन किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, जिनमें से मेजॉरिटी क्या है, सॉलिड स्टेट में है। 11 elements are in gaseous state at room temperature. 2 elements are liquid at room temperature, जो कि कौन कौन से हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड दे आर मेटल्स। ये पूछा जाता है कि मरकरी एंड ब्रोमीन आर मेटल्स विच आर एट रूम टेम्परेचर। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, दैट इज 303 केल्विन। तो गैलियम और जो सीजियम है, वो स्लाइटली थोड़ा सा टेम्परेचर रेज कर दें रूम टेम्परेचर से, तो वो लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं। जैसे जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। अब 273 केल्विन से थोड़ा सा रेज करें, अगर हम 303 केल्विन तक लेके चले जाएं, तो वो क्या होगा, जो ये मेटल है गैलियम और सीजियम, दे विल टर्न इनटू अ लिक्विड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि विच मेटल्स टर्न इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव 303 केल्विन, तो गैलियम और सीजियम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में देखा, प्योर सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब देखिए इनमें फिर डिफरेंसेस हैं मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में, ठीक है। अब वो क्या क्या हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो एलिमेंट और कंपाउंड जो हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, और उनमें कोई नया, जैसे मिक्सचर है, जैसे आप समझिए कि कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, जैसे ए और बी को मिलाया जाए तो उनमें कोई नया कंपाउंड ना बने, है ना, बस सिंपली ये मिक्सचर ही रहें। जैसे
फिजिकली समझ लीजिए, बालू और नमक को अगर हम लोग फिजिकली मिला देते हैं आपस में एक बास्केट में, तो कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, बस ये है कि वो एक मिक्सचर हो गया है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, बस। ठीक है, ये समझाना चाह रहे हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन है, वो वेरिएबल कंपोजिशन का भी हो सकता है, जैसे सैंड मान लीजिए आपने आधा किलो यूज़ किया और जो सॉल्ट है वो आपने 200 ग्राम यूज़ किया, है ना, तो वो उसका कंपोजिशन चेंज हो सकता है। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज, मतलब वो सैंड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और जो नमक है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी दोनों लोग अलग अलग शो करते रहेंगे, और फिर भी वो मिक्सचर हैं, ठीक है, मतलब ये आप समझिए। दे कॉन्स्टिट्यूट कैन बी दे देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। अब जैसे हम लोग बाय सिंपल फिजिकल मेथड से सॉल्ट और सैंड को हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, आप पूछेंगे कैसे कर सकते हैं, तो सॉल्ट और सैंड को अलग करने के लिए पहले उसको पानी में घोल दीजिए, जिसमें से जो सैंड होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जब सैंड सेटल डाउन हो जाएगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, जो कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, डिकेंटेशन में क्या होता है, जब कोई चीज़ सेटल डाउन हो जाती है तो उसमें हम लोग ग्लास टेढ़ा करके ऐसे अगर ऐसे पानी को निकालें जिसमें से बालू उसी ग्लास में रह जाए और पानी अलग हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन, ठीक है। तो अब जब देखो सैंड तो अलग हो चुका है ग्लास में, लेकिन अपने दूसरे कंटेनर में जब ये सॉल्ट घुल जाएगा वाटर में, दूसरे में हमको सॉल्ट वाटर मिल रहा है। अब सॉल्ट वाटर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वाटर जो है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है। आप वाटर वेपर को उसको फर्दर ठंडा करके दूसरे कंटेनर में ले सकते हैं, और फिर जो रिमेनिंग चीज़ होगी वो क्या होगी, सॉल्ट हमको मिलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ अगर हम समझाएं, तो जैसे ये एक प्लेट था, आप समझिए एक प्लेट में हमने सॉल्ट और सैंड को रखा मिला के, ठीक है। हमने एक ग्लास में सॉल्ट और सैंड मिलाया तो सैंड कुछ देर बाद सेटल डाउन हो गया, हमने सैंड को यहाँ पे छोड़ के वाटर टेढ़ा करके निकाल लिया, तो एक ग्लास में वाटर हो गया, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर यहाँ है, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो हीट किया तो जो वाटर था वाटर वेपर बन के उड़ गया, उसको कंडेंस करके हमने एक दूसरे जार में इकट्ठा कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा, है ना। तो आपको तीनों चीज़ें अलग होके मिल गई, इसमें आपको सैंड मिल गया, इसमें आपको सॉल्ट मिल गया, और इस वाले में आपको वाटर मिल गया, तो तीनों चीज़ें अलग हो गई, ठीक है। तो ये हो गया मिक्सचर। अब कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, तो जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, एक नया कंपाउंड बनेगा, जैसे कि एलॉयज बन रहे थे, हमने आपको बताया। तो द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज इज ऑलवेज फिक्स्ड, तो जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे मान लीजिए सॉल्ट है, तो सॉल्ट का जो कंपोजिशन है उसको क्या बोलेंगे, NaCl, केमिकल फार्मूला, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सोडियम का भी सेम है और क्लोरीन का भी सेम है, ठीक है। वो ये बदलेगा नहीं, केमिकल जो है प्रॉपर्टी इसकी ये बदलेगी नहीं, चाहे आप जितना नमक ले लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, है ना। तो वो जितने प्रोपोर्शन में ये है और जितना प्रोपोर्शन ये मिलके सॉल्ट बनते हैं वो उतने ही प्रोपोर्शन हर जगह होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये 2 पार्ट है सोडियम का और ये 3 पार्ट है क्लोरीन का, तो फॉर एग्जांपल हम ये बता रहे हैं, तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है इसका, तो ये कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे सोडियम पहले अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, क्लोरीन पहले अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन अभी इन दोनों को हम लोगों ने मिला दिया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दिस इज़ अ कंपाउंड, है ना। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, या इन सबको केमिकल रिएक्शन से या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से अलग किया जा सकता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रोकेमिकल जैसे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करके, है ना, या केमिकली कुछ और प्रोसीजर अपना के इनको अलग किया जा सकता है। द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, तो
टेक्सचर है, कलर है, वो सब जो कंपाउंड के होते हैं वो सेम होते हैं, सेम थ्रू आउट, मतलब पूरा कंप्लीटली दे आर सेम, डिफरेंट प्रॉपर्टी मतलब डिफरेंट एलिमेंट बन गया वो, तो अब उसकी जो कलर है वो सब सेम होगा. Thus, we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphic organizer. तो अब जैसे अब इस ये वही सारी चीज़ें जो हैं उसको ग्राफ के फॉर्म में समझा दी गई हैं, ठीक है, कि वो क्या होता है. तो ये आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, वही जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई हैं, ठीक है. अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, मिक्सचर है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस में कोई भी चीज़ें में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा. जैसे एक वाटर ले लें और नींबू पानी का बना ले घोल, तो उसमें जो भी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह वही कंपोजिशन मिलेगा, तो वो क्या है? होमोजीनियस है. फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, है ना, वाटर इन अल्कोहल. तो ये सब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है. हेट्रोजीनियस में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जैसे हमने सैंड और उसका बात किया, सैंड और वो नमक को मिला लें फिजिकली, मतलब है ना, तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ये देखो, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है. तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया है. ये सब आप पढ़िएगा इन सब के बारे में, और ये एक्सरसाइज आप खुद से करने की कोशिश करिए. और फिर जो है हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो चैप्टर 3 की शुरुआत अब हम लोग करेंगे, ठीक है. चलिए, थैंक यू वेरी मच.